आज 5 सितंबर है। वैसे तो भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज हम बात भारत की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे संपूर्ण विश्व को आतंकवाद और आतंकवादियों से कैसे सख्ती से निपटा जा सकता है, इसकी शिक्षा देने वाले एकमात्र यहूदी राष्ट्र इजराइल की। वैसे तो इजराइल के बारे में यह बात मशहूर है कि वह अपने दुश्मनों को पाताल से भी ढूंढ निकालता है और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाता है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इजराइल का गठन सन 1948 में हुआ, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और इजराइल जिस पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में आता है, उस क्षेत्र पे ब्रिटेन, अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का दबदबा हो चुका था। चूँकि यहूदियों के लिए कोई भी एक पूरा देश की व्यवस्था कई 100 सालों से नहीं थी, वह यहाँ वहाँ विभिन्न देशों में समूहों में रहा करते थे और उनके बीच में एक भावना हमेशा से बहुत ज़्यादा मजबूत थी कि उनको भी उनका एक अपना स्वतंत्र देश चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहूदी हमेशा से ही देशविहीन थे, राष्ट्रविहीन थे। एक समय में यहूदियों के पास भी अपना देश था, जो कि आज के पश्चिमी एशिया में, जहाँ पे आज का इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, ये सारे जो कंट्रीज़ पड़ते हैं, उस एरिया में बहुत ही पवित्र भूमि आती है जेरूशलम, जो कि यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उस स्थान से ही यहूदियों का प्रादुर्भाव माना जाता है, बट समय के साथ वहाँ पे धीरे धीरे मुस्लिम आक्रांताओं का कब्जा हो गया और उनको उनके देश से ही बेदखल कर दिया गया और यहूदी देश नाम की कोई चीज़ ही अस्तित्व में नहीं रह गई। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और एक बार फिर 1948 में यहूदियों को उनका अपना देश मिला, जिसका नाम रखा गया इजराइल। लेकिन इजराइल के गठन के तुरंत बाद ही, चूँकि उसकी राइवलरी अरब राष्ट्रों से शुरू से रही धर्म के आधार पर। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अरब राष्ट्र और इजराइल के बीच में जो झगड़े का मुख्य वजह है वह धर्म ही है, क्योंकि जेरूशलम जिस भूमि पे इजराइल अपना दावा करता है कि उसका वहाँ से उत्पत्ति हुई, उसी भूमि से मुस्लिमों का भी एक गहरा नाता है और वह चाहते हैं कि वह क्षेत्र हमेशा उनके कब्जे में रहे और इसी कारण वह इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं। और इसकी शुरुआत इजराइल के गठन के तुरंत बाद हुई। सन 1948 में इजराइल के गठन के तुरंत बाद अरब राष्ट्रों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के हस्तक्षेप के कारण एक समझौते के तहत वो आक्रमण खत्म हुआ और इजराइल के गठन का रास्ता साफ हुआ। लेकिन इजराइल को एक बात समझ में आ गई कि अगर इसी तरह से रहा तो बहुत लंबे समय तक कोई बाहरी ताकत उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगी। तो इजराइल के लोगों ने उसके बाद सबसे पहले अपने देश में सैन्य सुधार लागू किए और एक चीज़ यहूदियों की बहुत अच्छी है कि उनकी जनसंख्या तो विश्व में बहुत कम है, लेकिन विश्व की सबसे माइंडेड कम्युनिटी यहूदी कम्युनिटी मानी जाती है। ज़्यादातर जो आपको अमेरिका में बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे या अन्य यूरोपीय देशों में भी वो यहूदी ही होते हैं। और उसके बाद हमारे इंडियंस, जिसके बारे में सबको पता है कि आज भी नासा से लेके कई बड़ी विदेशी संस्थाएं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो भी है वो भारतीयों के उस पे ही मतलब कि निर्भर हैं, उनके सारी चीज़ों पे। पूरे घटनाक्रमों को आपके सामने रखने के पीछे उद्देश्य ये था कि आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उस घटनाक्रम को समझने के लिए
और इस बात को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन ही हम क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ी सी इजराइल की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक था। वैसे तो इजराइल बनने की कहानी और उसके गठन के पीछे अपने आप में एक लंबा इतिहास है, जिसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन पूरे घटनाक्रमों से आपको एक बात स्पष्ट हो गई होगी कि अरब राष्ट्र और उसके अलावा ज़्यादातर मुस्लिम देशों से इजराइल की बनती नहीं थी और वह इजराइल को फूटी आँख पसंद नहीं करते थे और वो किसी भी प्रकार से चाहते थे कि इजराइल का विनाश हो, जो कि आज भी कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं, यही चीज़ चाह रहे हैं, उनके मन में आज भी ये भावना है। लेकिन समस्या ये है कि वो किसी भी तरीके से इजराइल से बीच नहीं पड़ पाते हैं और उन्होंने जब जब इजराइल के तरफ आंख उठाई है उनको मुंह उठानी पड़ी है। तो यह बात शुरू होती है 1972 की। 1972 में जर्मनी, जो कि उस समय पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभक्त था, उसके वेस्ट जर्मनी को ओलंपिक आयोजन का मेजबानी करने का मौका मिला। इसके लिए वेस्ट जर्मनी के एक शहर म्यूनिख को चुना गया। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों के आयोजन होते हैं और इन खेलों के दौरान पूरे विश्व के विभिन्न खेलों से संबंधित एथलीट तकरीबन महीने सवा महीने तक उस पर्टिकुलर सिटी में जाते हैं जिसको कि उस साल के लिए ओलंपिक के लिए चुना जाता है और वहाँ रह के विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं। जब से ओलंपिक की शुरुआत हुई है आज, तब से लेकर आज तक यह विश्व का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ कहा जाता है। तो 1972 म्यूनिख ओलंपिक में सारे विश्व से खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे थे, वेस्ट जर्मनी। इजराइल के खिलाड़ी भी इस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे थे और उनके लिए यह ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वो एक ऐसे देश में जाके अपने आप को और अपने देश की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो एक समय में यहूदियों के नरसंहार के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार था। आप सभी को पता होगा कि हिटलर यहूदियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसने बड़े पैमाने पर यहूदियों की हत्या कराई थी। तो इजराइल के खिलाड़ी जर्मनी में जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके वहाँ से मेडल जीत के एक तरीके से एक संदेश भी देना चाहते थे कि अभी कुछ 20-25 साल पहले जिस देश में उनको भगाया जा रहा था, मारा काटा जा रहा था, आज उस देश में आके उन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, इस तरह से चीज़ें उन्होंने हासिल की हैं। तो 1972 को ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इजराइल ने वह किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दूसरी आज तक नहीं मिलती है। 5 सितंबर 1972 को आपका ये ओलंपिक का खेल अपने पूरे रवानगी पे था और इसी दौरान 8 नकाबपोश आतंकवादी जो कि फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर से जुड़े हुए थे, वह ओलंपिक विलेज में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद वह वहाँ पे इजरायली खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको बंधक बना लेते हैं। जब वो इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाने के लिए उनके फ्लैट्स की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ इजरायली खिलाड़ियों को इस पर शक हो जाता है। वह विरोध करते हैं जिसमें कि एक इजरायली रेसलर रहता है, पहलवान रहता है, वह चाकू लेके उनसे भिड़ने की कोशिश करता है और उसको वहीं पे गोली मार दी जाती है और उसकी वहीं पे तत्काल मौत हो जाती है। एक अन्य खिलाड़ी के साथ भी यही होता है।
बाकी इन 2 खिलाड़ियों की मौत हो चुकी थी आतंकवादियों के वहाँ घुसते साथ ही, उनसे हाथापाई में, उनको कब्जा में लेने की कोशिश में, और 9 अन्य खिलाड़ियों को ये आतंकवादी बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के बाद यह आतंकवादी जर्मनी की सरकार के माध्यम से इजरायली सरकार को मैसेज देते हैं कि अगर इजराइल के जेल में बंद उनके 236 साथियों को नहीं छोड़ा गया तो वह बाकी 9 खिलाड़ियों की भी हत्या कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आतंकवाद और आतंकवादियों से किस प्रकार से निपटा जाए, इसकी शिक्षा अगर विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोई देश देता है तो वह इजरायली है। इजराइल ने अपनी पॉलिसी पे कायम रहते हुए आतंकवादियों की किसी भी मांग को मानने से इनकार कर दिया, और साथ ही उन्होंने आतंकवादियों को चेतावनी दी कि अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हुआ तो उसके अंजाम को वो भुगतने के लिए तैयार हैं। आतंकवादियों ने थोड़ा खौफ पैदा करने के लिए जिन 2 खिलाड़ियों की ऑलरेडी हत्या कर दी थी उनकी लाशें बालकनी से बाहर फेंक दी, यह बताते हुए कि इनको मैंने अभी मारा है और हम बाकियों को ही मार सकते हैं अगर आप हमारी मांग नहीं मानते हैं तो। जर्मन गवर्नमेंट काफ़ी परेशान थी। इजराइल तो अपने आप में दबाव में था ही, लेकिन जर्मनी में ये सारी चीज़ें हो रही थी और ओलंपिक खेल चल रहा था, तो वो किसी भी तरीके से समस्या का समाधान निकालना चाहती थी। तो जर्मनी की गवर्नमेंट ने कोशिश की कि किसी तरीके से कोई बीच का रास्ता निकले और ये चीज़ जो आज उसके म्यूनिख शहर में हो रही है इससे वह बाहर निकल पाए, क्योंकि अगर कोई भी अनहोनी होती तो उसमें कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए भी एक दूरगामी परिणाम होते। हो सकता था भविष्य में उसको कोई बड़े खेल आयोजन या किसी प्रकार के आयोजन से वंचित कर दिया जाता। काफ़ी चीज़ें थी, इसलिए जर्मनी अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रही थी, जर्मनी की सरकार की इस पूरे समस्या का एक शांतिपूर्वक तरीके से समाधान निकले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवाद शांति की भाषा नहीं समझता है। आतंकवाद और आतंकवादियों को एक ही भाषा समझ में आती है, और वह भाषा है गोली की भाषा। आतंकवादियों ने जब यह देखा कि इजराइल की गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से झुकने से साफ इनकार कर चुकी है, तो उन्होंने दूसरा पैंतरा चला और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे 236 कैदियों को नहीं छोड़ते हैं कोई बात नहीं, हम इन 9 खिलाड़ियों को लेके जर्मन राष्ट्र की सीमा से बाहर जाना चाहते हैं। और उन्होंने अपना एक प्लेस बताया अरब राष्ट्र में कि हम वहाँ पे जाके इनको बंधक बना के रखेंगे और अपना निगोशिएशन जारी रखेंगे। जर्मनी को लगा कि ये एक अच्छा उपाय है, क्योंकि कम से कम वो उस ओलंपिक विलेज से बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि इस दौरान वो कोई उनके ऊपर ऑपरेशन करके उनसे खिलाड़ियों को छुड़वा सके। जर्मनी ने इसके लिए हामी भर दी और उन्होंने उनको बस मुहैया कराई। फिर उसके बाद उनको हेलीकॉप्टर से एक खाली सैन्य हवाई अड्डे तक ले जाया गया और वहाँ जाकर यह उनसे डील हुई जर्मनी की सरकार और आतंकवादियों के बीच में कि उनको एक प्लेन प्रोवाइड किया जाएगा और वो जर्मन देश की सीमा से निकल जाएंगे। हालांकि इसमें इजराइल की कोई सहमति नहीं थी और इजराइल का यह मानना था कि इजराइल की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको जर्मनी आके ऑपरेशन करने की अनुमति जर्मन की गवर्नमेंट दे, जिससे कि वह अपने खिलाड़ियों को छुड़ा सकें। लेकिन जर्मन गवर्नमेंट ने इससे इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे क्षेत्र में घटना घटी है तो जो भी होगा हम देखेंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके खिलाड़ी सुरक्षित रहें। जर्मन गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रयास भी किया और उन्होंने जब आतंकवादियों की बस वहाँ से निकल के जो बंद बड़े सैन्य अड्डे तक आई, सैन्य हवाई अड्डे तक आई, तो उन्होंने जगह जगह स्नाइपर तैनात कर दिए। उनको लगा कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वह इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके उनको शूट करके खिलाड़ियों को बचा लेंगे।
लेकिन आतंकवादियों को भी इसकी भनक लग गई और फिर वही हुआ जिसको आज भी मतलब पूरे विश्व में उसका दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है कि आप एक ओलंपिक जैसे महाकुंभ, खेलों के महाकुंभ के आयोजन में घुस के वहाँ पे आपने खिलाड़ियों की हत्या की, उनको बंधक बनाया और पूरा विश्व का मीडिया उसकी कवरेज कर रहा था और हर बड़ा से बड़ा राष्ट्र आतंकवादियों के सामने, उन 8 आतंकवादियों के सामने मजबूर था। तो जब आतंकवादियों को इसकी भनक लग गई और जर्मन सरकार ने अपना जो ऑपरेशन लॉन्च किया तो उसमें आतंकवादी तो कुछ मारे गए, लेकिन उन्होंने उन बाकी 9 खिलाड़ियों की भी वहीं पे हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इजराइल में जो गवर्नमेंट थी और इजराइल की जो आम जनता थी उसका गुस्सा एकदम पट पड़ा और उसके अगले ही दिन इजराइल के उस समय जो प्रधानमंत्री थी गोल्डा मायर, जो कि इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और अपनी टीम मेंबर से कहा, जिसमें कि सेना के भी लोग थे, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के भी लोग थे और जो भी उनके कैबिनेट के लोग थे, उनसे उन्होंने कहा कि हमें बदला चाहिए। जो लोग भी इस घटनाक्रम में शामिल है, चाहे वह विश्व के किसी भी देश में छुपे हों, हम चुन चुनकर उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये उन्होंने इंश्योर किया कि एक भी आदमी जो कि इस कुकृत्य में शामिल था वह जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उसके बाद शुरू होता है इजराइल का वह ऑपरेशन जिसे दुनिया ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के नाम से जानती है। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इजराइल ने अगले 20 साल तक विश्व के विभिन्न देशों में, वो चाहे यूरोप के देश हों, एशिया के देश हों, नॉर्थ अमेरिका के देश हों, अफ्रीका के देश हों, इवन मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे चुन चुन के इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार लोगों को मौत के घाट उतारा। और ऐसा भी नहीं था कि ये सब कुछ इतना आसान था, लेकिन क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट और इजरायली जनता, इन दोनों ने इस बात को ठान लिया था कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और अगले 20 साल तक ये ऑपरेशन चलता रहा और इससे संबंधित जितने भी आतंकवाद या आतंकवाद से समर्थित लोग थे वो सारे मारे गए। अब अगर इसकी डिटेलिंग की हम बात करें कि कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, तो उसके लिए हमें एक और पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे 1972 के बाद 1973 में पहली हत्या की जाती है, जो कि एक प्रोफेसर था लेकिन वो आतंकवादियों से मिला हुआ था और उसकी हत्या फ्रांस में होती है। और इस तरह से अलग अलग जगहों पे होती है। बाकी इजराइल ने ध्यान भटकाने के लिए इस 5 सितंबर 1972 के जो हत्याकांड के बाद सबसे पहले लेबनान और सीरिया में जो भी इन आतंकवादियों के ठिकाने थे जहाँ से इनको ट्रेनिंग वोनिंग मिलती थी, वहाँ पे हवाई हमला, एयर स्ट्राइक भी किया था, जिसमें कि तकरीबन 200 आतंकवादी और आम नागरिक दोनों मारे गए थे, जिसकी काफ़ी निंदा भी हुई कि इजराइल की इस कार्रवाई से आतंकवादियों से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। लेकिन वह आम नागरिक कहीं ना कहीं आतंकवादियों के सपोर्टर थे, और अगर सपोर्टर नहीं भी थे तो उनके बीच में वो आतंकवादी छुप के रह रहे थे, अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे और इजराइल को निशाना बना रहे थे। तो जब युद्ध होता है तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। और वो एक भारत में पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ घून भी पीसता है, तो वही हुआ। 20 साल तक इजराइल का ऑपरेशन चला और जब उसके आखिरी व्यक्ति जो कि इस
ब्लैक सितंबर गिरोह से जुड़ा हुआ था, जिसने इन 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या की थी, उसकी भी जब तक हत्या नहीं हो गई तब तक यह ऑपरेशन बंद नहीं हुआ। हालांकि इस ऑपरेशन में कुछ निर्दोष लोगों की भी जानें गई, लेकिन इस पूरी घटना को 5 सितंबर को बताने के पीछे 2 कारण है। पहला, यह कारण यह घटना 5 सितंबर 1972 को हुई। दूसरा कि 5 सितंबर को हमारे भारत में शिक्षक दिवस, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस पे हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, सत्य, अहिंसा, भाईचारे, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप चाहे एजुकेशन की बात कर लें, आप चाहे डेवलपमेंट की बात कर लें, आप चाहे किसी भी प्रकार की आप, जैसे लोग कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए गांधी जी का, ये गांधी का देश है, अहिंसा का देश है, आपके सामने रखने के पीछे मूल उद्देश्य यही था कि वैसे तो 5 सितंबर को हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को गांधी का देश कहा जाता है। वैसे भारत भगत सिंह का भी उतना ही देश है जितना गांधी का है, लेकिन हमारे राजनीतिज्ञ उसको बार बार गांधी का देश डिक्लेयर करने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये सारी बातें अच्छी हैं, होनी चाहिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इजराइल भी इतना ताकतवर देश इसीलिए बना क्योंकि उसने एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, रिसर्च पे काफ़ी उन्होंने वर्क किया, जिसके कारण आज भी वह विश्व का सबसे अच्छा, आप कहो तो, रिसर्च सेंटर है। पूरे विश्व की बड़ी बड़ी कंपनीज आज भी इजराइल में ही अपना रिसर्च सेंटर, R&D डिपार्टमेंट स्थापित करती है, और वहाँ से उनकी जो स्किल है उसका हेल्प लेके नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो सकती है जब आप सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित आप तब रहेंगे जब आप ऐसे लोगों को, आतंकवादियों को, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित रहा है। हम लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद का वह दौर देखा है, नॉर्थ ईस्ट में वह दौर देखा है, तो जो है कहीं से भी इजराइल के ऊपर जो बीती है उससे कम नहीं है। हमने भी हजारों लाखों आम नागरिकों को आतंकवाद में खोया है। तो 5 सितंबर आज 2023 है। इस पूरी कहानी को सुनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि अगर आपको एजुकेशन में, डेवलपमेंट में या किसी भी सेक्टर में तरक्की करनी है, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों। यहाँ पे बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की। और दूसरी बात कि आतंकवादियों और आतंकवाद से समर्थित जो देश होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं रखी जा सकती है। हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि ऐसे नारे लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये नारे कोई ऐसी जगह पे भी नहीं लगते कि जिसको कहा जाए कि वो जगह एकदम रिमोट एरिया है। वो हमारे देश के दिल, सेंटर दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज़ में लगते हैं। उसके बहुत से एविडेंस भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, आप सर्च करोगे तो हमें सबसे पहले तो ऐसे लोगों से निपटना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आतंकवाद या आतंकवादी बिना किसी लोकल सपोर्ट के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और भारत में ऐसे बहुत से आस्तीन के सांप आज भी मौजूद हैं। भारत को इजराइल से इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि आतंकवाद और आतंकवादियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति से भारत किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा, और ना ही उनकी किसी भी शर्तों को
कभी भी मानेगा, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। ये अच्छी बात है कि मौजूदा केंद्र सरकार का रुख भी आतंकवादियों के लिए कुछ कुछ इसी प्रकार का है, जिसका परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है कि विगत कई सालों से कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना भारत देश में सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं फिर भी हो जाती हैं, लेकिन उन घटनाओं का भी मुंहतोड़ जवाब सेना और सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कि उनके रेशियो में काफी कमी आई है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को इजराइल के बारे में, इजराइल की जो आतंकवादियों को लेकर सोच है उसके बारे में, और उससे हमारा भारत देश क्या शिक्षा ले सकता है उस बारे में काफी कुछ समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।